हेलो एवरीवन, हम लोगों का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है कंपनी लॉ का रिवीजन। तो आज हम लोग हमारे कॉर्पोरेट लॉज के दूसरे पड़ाव को शुरू करने जा रहे हैं। चालू करने से पहले एक बार जरा चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, एम आई ऑडिबल? ओके लिपिका, गुड मॉर्निंग विनय। यस, अदर लॉज के रिवीजन से हम स्टार्ट करेंगे और अदर लॉज का जो हमारा चैप्टर है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, और एक्चुअली गुड होने वाली है मॉर्निंग बिकॉज इस चैप्टर का डर अभी हम खत्म कर देते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट हमें लॉ को समझना सिखाता है ये चैप्टर। नाउ जब मैं बात करूं इंटरप्रिटेशन वर्ड की, तो ये जब चैप्टर स्टार्ट होता है ये पहले इंट्रोडक्शन देता है, कुछ टर्म्स के मीनिंग्स बताता है, देन बताता है कि लॉ को कैसे इंटरप्रेट करना है, उसके अलग अलग नियम क्या है, और नियम के बाद वो साधन बताता है, यानी एड्स टू इंटरप्रिटेशन, कि मैं ये इंटरप्रिटेशन कहां से करूं। तो नॉट ओनली स्टैट्यूट्स बट लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विल कवर कि जो अपन दो लोग आपस में कोई डीड बनाते हैं या डॉक्यूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उसे भी समझना कैसे है। पहली बात तो ये चैप्टर की नीड क्यों अराइज हुई वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो भैया, देयर इज अ वेरी बिग गैप बिटवीन द पीपल जिन्होंने लॉ को बनाया है। स्टैट्यूट मेकिंग या लॉ मेकिंग की जो प्रोसेस है दैट इज डन बाय पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, डिपेंडिंग ऑन हम कौन से लॉ की बात कर रहे हैं, एंड उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कोर्ट्स। तो दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो कितना ज्यादा मुश्किल क्रिएट हो जाएगा। भाई इंडियन कॉमेडी मूवीज में यही तो होता है, सामने वाला बोल कुछ और रहा है, सामने वाले को समझ कुछ और आ रहा है। तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग को ब्रिज करने के लिए वी यूज इंटरप्रिटेशन। मैं जो बोल रही हूं वो आपको समझ आ रहा है क्योंकि हमारी इंटरप्रिटेशन सेम है। अगर मैं जो बोल रही हूं तुम उसे समझ अलग तरीके से रहे हो तो इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। नाउ let us start with the introduction of a few terms. पहला टर्म है statute. Statute is nothing but a law जिसको पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है। मतलब मैं उसे बार बार लॉ भी बोल सकती हूं, स्टैट्यूट बोलना एकदम कंपलसरी वाली बात नहीं है। लॉ एक बड़ा टर्म होता है एक्ट के मुकाबले, बिकॉज अगर आप एक्ट देखोगे ना तो एक्ट के अंदर में बहुत सारे सेक्शन, सब सेक्शन, सब कुछ जो पार्लियामेंट में पास होता है आ जाता है। बट एक्ट के अलावा देयर आर रूल्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से पास करती है, रेगुलेशंस है, नोटिफिकेशंस है, ऑर्डिनेंस है, सबको मिला के स्टैट्यूट बोलेंगे। डॉक्यूमेंट जो होता है इसकी डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये हम लोग जनरल क्लॉजेस एक्ट में भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मानते हैं। नाउ अगर बात करें डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन चार चीजों से मिलकर बनती है। नंबर वन, मैटर, कहना क्या चाहते हो उस डॉक्यूमेंट में उसको मैटर कहेंगे। क्यों हम कोई बात को लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू रिकॉर्ड इट फॉर अ लॉन्ग टर्म, तो रिकॉर्डिंग। हम किस चीज पर अपने मैटर को लिख रहे हैं, पत्थर पर, कागज पर, डिवाइस में उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट इज द सब्सटेंस। एंड मीन्स, जैसे राइट नाउ आई एम यूजिंग हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। मीन्स में कितनी बार एक्सप्रेशन आ जाते हैं, मीन्स में कितनी बार कॉमा, फुल स्टॉप, वर्ड्स, इट कैन बी एनीथिंग। तो चार चीजें हैं, क्या बोलते हैं वो मैटर होता है, क्यों उस मैटर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू कीप इट फॉर अ लॉन्ग टर्म, किस पर रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आपका सब्सटेंस हो गया। एंड मीन्स मतलब लेटर यूज किया है, फिगर यूज किया है, मार्क यूज किया है, सिंबल यूज किया है, बोलने के लिए क्या यूज कर रहे हो, राइट। जैसे अभी की जनरेशन है वो बोलने के लिए
मीम्स यूज करती है, रील्स यूज करती है, तो इमोजीज यूज करती है, दैट इज द मीन्स ऑफ देयर एक्सप्रेशन। तो मीन्स अलग अलग हो सकता है, किसी भी सब्सटेंस पे हो सकता है रिकॉर्ड करने के लिए, और जो बोल रहे हैं, जो कंटेंट है वो मैटर होता है आपका। अब आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। इंस्ट्रूमेंट मतलब डीड या चार्टर ही। देखो हमारे इंडिया के अंदर में ना हम लोग डीड और इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफरेंस नहीं करते, नो डिफरेंस इन इंडिया। हम डीड को इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट को डीड बोलते हैं। जो बात आपको ध्यान रखने लायक है वो ये है कि फॉर्मल लीगल रिटन डॉक्यूमेंट होता है ना, तो उसको डीड बोलते हैं, बट इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो टेक्निकली द सेम। कोई भी डॉक्यूमेंट जो कोई प्रकार का आपके लिए राइट क्रिएट करता है, जैसे सेल डीड में जिसने खरीदा उसके पास ओनरशिप राइट आ गए, तो राइट क्रिएट करने वाली चीजों को इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरप्रिटेशन पर। फाइनली वी आर हियर कि हम इंटरप्रिटेशन पर आ गए, और हम क्यों इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं? बिकॉज हमें वही मीनिंग समझना है। वी आर द कोर्ट। कोर्ट को इंटरप्रिटेशन करना होता है और स्टैच्यूट मेकर्स को कंस्ट्रक्शन करना होता है। दे क्रिएट द लॉ, स्टैच्यूट मेकर्स लॉ बनाते हैं और इंटरप्रेट करते हैं कोर्ट्स। तो आपका कंस्ट्रक्शन इज डन बाय योर लेजिस्लेचर एंड आपका इंटरप्रिटेशन इज डन बाय योर कोर्ट। कोर्ट को ये इंटरप्रिटेशन करते वक्त दो चीजों का ध्यान रखना है कि एक्ट में बनाने वालों ने रियल मीनिंग उसको क्या रखने का कोशिश किया था, बट रियल मीनिंग कभी कभी अपन लिटरल इंटरप्रिटेशन करते हैं ना, तो बेकार उसका आउटकम निकल के आता है। ऐसा लगता है कुछ भी लिखा है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो उसके लिए कभी कभी हमें बात की गहराई तक जाकर इंटेंशन समझना पड़ता है। लॉ के वर्ड्स को कभी थोड़ा छोड़ना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, ट्वीक करना पड़ता है। इंटरप्रिटेशन क्यों करना है ये तो मैंने सबसे पहले बताया, तभी हमको समझ आया कि वाई आर वी इवन रेफरिंग टू दिस चैप्टर। आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन पर। दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ने जो क्लासिफिकेशन दिया है, पहले उनकी बात करते हैं। एक ज़ोलोविस की थियोरी है और एक फिट्जराल्ड की थियोरी है। बात दोनों की सेम है, वर्ड्स दोनों ने अलग अलग यूज किए हैं, बिल्कुल सेम बात कह रहे हैं दोनों। और उसके पहले हम लोगों ने इनकी थियोरी यूज किए बिना भी वही बात बोली थी कि फर्स्ट वील ट्राई टू रीड द रियल वर्ड्स यूज्ड इन द लॉ, and if the real words used in the law give the true meaning, then it is fine. If the real words used in the law create very absurd meaning, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या लिखा है, तो हम अंडरस्टैंडिंग पे जाते हैं, तो हम इंटरप्रिटेशन चेंज करने के लिए हम लोग छोड़ देते हैं कि रियल मीनिंग क्या है, हम लोग ज्यादा इंटेंशन के ऊपर जाते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन में एक लीगल है और एक डॉक्ट्रिनल है। लीगल इंटरप्रिटेशन की अगर मैं बात करूं तो ऑथेंटिक, यूजुअल। लीगल मतलब क्या? ये कह रहा है कि इट इज लीगल व्हेन देयर इज एन एक्चुअल रूल ऑफ लॉ दैट बाइंड्स द जज। जज को वही रूल पढ़ के उसी के हिसाब से मीनिंग देना पड़ेगा। बट वो डॉक्ट्रिनल कब होता है? जब हम रियल एंड ट्रू इंटेंशन पे जाने की कोशिश करते हैं, हम वर्ड्स को छोड़ देते हैं। अब मैं अगर बात करूं ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मतलब जो लेजिस्लेटर है वो अभी भी जिंदा है, जिसने रूल बनाया है वो अभी भी है, आप वहीं से एग्जैक्ट पूछ लो मीनिंग क्या है। पर यूजुअल मतलब जब हम इन लेजिस्लेटर से बात नहीं करते, हम यूजर्स से बात करते हैं कि नॉर्मली ये लॉ कैसे फॉलो होता है, हाउ इट इज फॉलोड रेगुलरली, वो अपन यहाँ पे देखते हैं यूजुअल में। डॉक्ट्रिनल दो प्रकार का होता है, एक होता है ग्रामेटिकल, एक होता है लॉजिकल। ग्रामेटिकल मतलब लिटरली जो मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड है उन्हीं पर जाओ, व्हाट द लॉ सेज। लॉ जो वर्ड यूज कर रहा है वो रियल है, लॉ बनाने वाले बेवकूफ नहीं है, दे आर नॉट वेस्टिंग वर्ड्स, और वो कुछ भी नहीं बोल रहे, वो सही बोल रहे। तो जो लॉ बोल रहा है नॉर्मली यही अप्रोच यूज करनी है। कोर्ट अपनी मर्जी से चीजें ऐड कर लेगा तो भैया तेरे को जुडिशरी बनाया है, तेरे को लेजिस्लेटर थोड़ी बनने बोला है कि तू अपनी मर्जी से चार शब्द जोड़ेगा, घटाएगा और अपने हिसाब से मीनिंग चेंज कर लेगा। नहीं भाई, अपने को कोई वर्ड ऐड नहीं करने हैं, क्योंकि देयर इज ए मैक्सिम दैट सेज एब्सोल्यूटा सेंटेशिया एक्सपोजिटोरे नॉन इंडेगेट से। मतलब
क्लियर वर्ड्स को किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, कुछ ऐड कुछ घटाने की जरूरत नहीं है, पर आपका ग्रामेटिकल से ज्यादा लॉजिकल काम आता है जब लॉ डिफेक्टिव है। कोट को बियॉन्ड द वर्ड्स जाकर रियल मीनिंग ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे हुई है फॉल्टी ड्राफ्ट्समैनशिप। जिसने लॉ को बनाया है, लॉ को बनाने में गड़बड़ कर दी है, इस वजह से हमें व्हाट द लॉ सेज से ज्यादा व्हाट द लॉ मीन्स पर फोकस करना पड़ेगा। इसके साथ हम लोगों का ज़ोलोविट्ज का थ्योरी क्लियर हो जाता है। नाउ कमिंग ऑन टू फिट्जराल्ड, जो भी सेम बात कहता है। यहाँ पे जो आपका ग्रामेटिकल और लॉजिकल है उसको इसने नाम दे दिया है लिटरल और फंक्शनल। जब आप लिटरली लॉ के वर्ड्स यूज करते हो इट इज कॉल्ड लिटेरल एजेस, यू डोंट गो बियॉन्ड द लॉ। और जब फंक्शनल होता है मतलब आप दूसरी जगह पे जाकर दूसरा एविडेंस देखकर ट्रू इंटेंशन पर जाने की कोशिश करते हो, अगेन द सेम थिंग। यहां तक एकदम क्लियर है। इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन दोनों वर्ड में कोई डिफरेंस नहीं होता। कंस्ट्रक्शन एक्चुअली बट मेकिंग द लॉ को ज्यादा बोलते हैं। इंटरप्रिटेशन मतलब जो दिया है एज इट इज उसको पढ़ के उसको हिंदी ट्रांसलेट करके उसका मीनिंग समझ लिया। कंस्ट्रक्शन में आप दो शब्द जोड़ते हो, कुछ घटाते हो, कुछ चेंज करते हो, वर्ड्स ऐड करके खुद का कुछ क्रिएट करते हो, तो कंस्ट्रक्शन तभी करना व्हेन इट इज परमिसिबल। When there is something wrong with the law, जब आपको इंटेंशन ऑफ द फ्रेमर्स पर जाना है, जिसने बनाया था आपको उसकी इंटेंशन जाननी है, आपको जाना है बियॉन्ड एक्चुअल एक्सप्रेशंस। यू वांट टू गो बियॉन्ड व्हाट इज यूज्ड इन द लॉ। यहां तक का एकदम क्लियर है। नॉर्मली ये दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, दे आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। तो कोर्ट कभी भी ज्यादातर करके वर्ड्स के कंस्ट्रक्शन पे नहीं जाएगा जब तक कि वर्ड्स क्लियर है। इफ द लॉ इज क्लियर गो फॉर इंटरप्रिटेशन, इफ द लॉ इज अनक्लियर गो फॉर कंस्ट्रक्शन। इंटरप्रिटेशन क्यों करना चाहिए? क्योंकि लॉ एकदम एम्बिगुअस है, अनक्लियर है। समझ नहीं आता लॉ कितनी बार, प्रिसाइज नहीं होता है, वर्ड्स ही वेग होते हैं। हो सकता है समय के साथ इतने बदलाव आ गए हैं सिचुएशंस में जहां लॉ लग रहा है कि फोर्सेबल कंटिजेंसीज को ध्यान में रखते हुए हमें लॉ को बदलना पड़ रहा है। जब इंडियन एविडेंस एक्ट आया था तो किसने सोचा था कि आज के जमाने में सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होगा? तो वो लोग ने जहां जहां हैंड राइटिंग यूज किया है, जहां जहां उन लोगों ने बोला है सिस्टम्स, जहां जहां पेपर्स बोला है वहां वहां कंप्यूटर सिस्टम्स भी इंक्लूड होंगे। अब आ जाते हैं मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर पर। हम इंटरप्रिटेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फॉल्टी ड्राफ्ट्समैनशिप भी होती है। नाउ कैसे करेंगे हम लोग इंटरप्रिटेशन? तो आ जाते हैं रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पर। गाइस देयर आर रूल्स आल्सो, देयर आर एड्स आल्सो। जो रूल्स हैं उस रूल्स में एक लिटरल कंस्ट्रक्शन, एक रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, एक हार्मोनियस, एक हिडन, एक बेनिफिशियल, एक एक्सेप्शनल, एक एडजस्टम जेनरस है। ये मेन रूल्स हैं। सेकेंडरी रूल्स में नॉसितूरे सॉसेस एंड कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिटियो, ये दो रूल्स हैं। एड्स में मतलब हम कहाँ से इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं, तो इंटरनल और एक्सटर्नल दो प्रकार के एड्स होते हैं। इंटरनल में हम एक्ट के अंदर घुस जाते हैं, एक्ट का टाइटल, स्टार्टिंग का प्रीएम्बल, हेडिंग ऑफ द चैप्टर, पड़ोस में जो मार्जिनल नोट्स दे रखे हैं वो, सेक्शन, इलस्ट्रेशन, सेक्शन के अंदर नीचे जो प्रोवाइडेड दैट करके प्रोवाइजो दिया रहता है वो, सेक्शन के नीचे जो एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, एक्ट के पीछे अटैच्ड टेबल्स एंड स्केड्यूल्स, और पूरा का पूरा स्टैट्यूट पढ़कर हम इंटरप्रेट करते हैं। कभी कभी एक्ट के अंदर देखने के बाद भी हमें नियम समझ नहीं आता है। ऐसे केस में हम देख ही गलत जगह रहे होते हैं। हमें बाहर जाना है लॉ के, हमें बाहर जाना है एक्ट के, और हमें देखना है पास्ट में ये लॉ पास कैसे हुआ था। हमें हो सकता है 2-3 लॉ को साथ मिलकर पढ़ना पड़े। लॉ को लोग इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, सिमिलर लॉज, डिक्शनरी डेफिनेशंस एंड फॉरेन डिसीजंस, ये सब लॉ के बाहर की चीजें हैं जो हमें इसमें देखनी होगी। तो इतने टॉपिक्स जब हम कर लेंगे तो हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। फटाफट शुरू करते हैं गाइस। प्राइमरी रूल्स का पहला रूल इज एग्जैक्टली ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। यही लिटरल कंस्ट्रक्शन है, यही लिटेरल एजेस है। तो रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन क्या बोलता है? वो बोलता है कि प्लीज लॉ को प्लेन लिटरल ग्रामेटिकल मीनिंग दो, जैसा है वैसा ही पढ़ो, जैसा दिया है
वही उसका ट्रू मीनिंग है, उसे टेक्निकल सेंस में ही लेना है। स्टैच्यूट अगर क्लियर है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, तो कार्डिनल रूल ये है कि उसे ग्रामेटिकली ही पढ़ें। गिविंग वर्ड्स ऑर्डिनरी मीनिंग, उसको कुछ अलग मीनिंग देने का जरूरत नहीं है। अगर लॉ का मोर देन वन मीनिंग है तो अपने कभी भी उसका लिटरल कंस्ट्रक्शन नहीं करके सेकंड केस में जाते हैं। बट अगर इट इज केपेबल ऑफ ओनली वन मीनिंग तो आप प्लीज लॉ क्रिएट मत करो दूसरा। कोर्ट को क्लियर ऑर्डर है कि सबसे पहला रूल लिटरल कंस्ट्रक्शन है, ऑलवेज रीड द लॉ लिटरली, डोंट चेंज इट अनलेस देयर इज अ नीड। लैटिन मैक्सिम कहता है, अच्छा उसके पहले ये भी बोला है कि आप केस लॉज भी मत रेफर करो जब तक लॉ क्लियर है। There is a Latin maxim saying absoluta sententia expositore non indignat, जो ऊपर अभी अपन ने पढ़ा, प्लेन वर्ड्स को कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अगर एक नैरो और वाइड इंटरप्रिटेशन दो की पॉसिबिलिटी है, ऑलवेज गो फॉर द वाइडर वन। अगर मैटर स्टैच्यूट में नहीं दिया है तो कोर्ट अपनी मर्जी से उसको ले नहीं सकता। जो चीज लॉ में लिखी नहीं है घर से बना लोगे क्या, बिल्कुल अलाउड नहीं है। नेक्स्ट आता है रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। रीजनेबल कंस्ट्रक्शन कहता है स्टैच्यूट का सेंसिबल मीनिंग निकलना चाहिए। उत रेस माजी स्वलियत क्वाम पीरियत कहने का मतलब है कि अगर मुझे लॉ को पढ़कर कुछ समझ नहीं आया, जैसे इस मैक्सिम को पढ़कर कुछ समझ नहीं आया, तो हमें उसे इंटरप्रेट करना पड़ेगा, दो चीजें जोड़नी पड़ेगी, कुछ निकालना पड़ेगा, तब जाकर के मैं रीजनेबल कंस्ट्रक्शन उसको मान सकती हूँ। अगर ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन से एब्सर्डिटी होती है, ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन करने पर फालतू का रूल निकल के आता है, नॉनसेंस बन के आता है, तो कोर्ट को अलाउ किया है कि केवल उस एब्सर्डिटी को रिमूव करने तक आप चेंजेस ला सकते हो, बट उसके बियॉन्ड मत जाना। ऐसा नहीं कि दो लाइन शायर बन के खुद की जोड़ ली, वो अलाउड नहीं है। गोल्डन रूल है ये, अगर दो कंस्ट्रक्शन है ऑलवेज प्रेफर द वन जिससे रूल ज्यादा लगे, जिससे कोर्ट को बड़ा इंटरप्रिटेशन मिले, वाइडर इंटरप्रिटेशन मिले। अगला आता है रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अगर दो रूल्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं, दो प्रोविजंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों को प्लीज पावर देने की कोशिश करें, दोनों को फॉलो करें। जैसे 96 एजीएम के केस में 3 कंडीशंस है, कोई बात नहीं, हम तीनों को फॉलो करेंगे। पर अगर इनमें से कोई दो को साथ में पॉसिबल नहीं है करना, तो उस केस में हम लोग हार्मोनाइज करना अगर पॉसिबल नहीं है, तो जो बाद में बना है ना, वो लॉ ज्यादा लेटेस्ट है, उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसका मैक्सिम है जेनरेलिया स्पेशलिबस नॉन देरोगांत, मतलब एक स्पेशल रूल हमेशा एक जनरल रूल को ओवरराइड करेगा। जैसे आप ये भी समझ सकते हो कि एक सेक्शन 67 कहता है कंपनी को अपने खुद के शेयर्स बाईबैक करना अलाउड नहीं है, लेकिन सेक्शन 68 बोलता है वॉच मी, मैं तो करूंगा। तो इसी प्रकार के जो रूल्स होते हैं कि डिस्काउंट पे इशू करना अलाउड नहीं है, 53 बोलता है, पर 54 बोलता है मैं तो स्वेट इक्विटी डिस्काउंट पे लाऊंगा। तो स्पेसिफिक रूल हमेशा जनरल रूल के ऊपर प्रिवेल करेगा, ये भी हमें ध्यान रखना है। स्टैच्यूट कोई सबसर्विएंट हो सकता है, कोई ओवरराइडिंग हो सकता है, मतलब एक का ज्यादा बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। तो जैसे नॉट विथ स्टैंडिंग में अभी मैंने 2 एग्जाम्पल लिए आपके सामने, 54 इज नॉट विथ स्टैंडिंग और 53 बोलेगा सब्जेक्ट टू 54। मतलब सब्जेक्ट टू वाला कहता है भाई पहले दूसरे की सुन ले, मैं तो कोई बात नहीं, मेरे को बाद में फॉलो कर लियो। और नॉट विथ स्टैंडिंग वाला बोलता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, पहले मेरी ही चलेगी। तो जैसे नॉट विथ स्टैंडिंग में दूसरे सेक्शन के साथ मैंने कहा, तो 42 एग्जाम्पल इसका हो गया प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट कहता है कि मैंने जो बोल दिया है वो मेरे पे लगेगा पहले। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर सेक्शन, पहले मेरी सुनो। कभी कभी हम ऐसा लिख देते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कंपनीज एक्ट, मतलब पूरे कंपनीज एक्ट के ऊपर पहले मेरा सेक्शन चलेगा, फिर कोई दूसरा प्रोविजन चलेगा। अनदर सेक्शन की अगर मैं बात करूं, इन अनदर एक्ट, ऐसा भी अपन लिखते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 16 ऑफ सेबी, मतलब मैंने दूसरे एक्ट के दूसरे सेक्शन को औकात याद दिला दी, मैंने कहा पहले मेरी सुन। और ये वाला तो सबसे खतरनाक है, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, मतलब और किसी एक्ट में किसी की मत सुनो, सिर्फ पहले मेरी सुनो। हेडन्स रूल या मिस्चिफ रूल क्या होता है भाई? जब लॉ का एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन आता है और मैं लिटरल कंस्ट्रक्शन नहीं लगा पाई, तो आई माइट हैव टू रीड, आई माइट हैव टू अप्लाई मिस्चिफ रूल। मिस्चिफ रूल क्या कहता है? अगर लॉ में कोई कंफ्यूजन है तो ऐसा लॉ अपनाओ
नया वाला जो लॉ आया है जिसने मिसचिफ को पकड़ने की कोशिश करी है। अब कोई भी लॉ आता है ना, वो किसी ना किसी प्रॉब्लम को पकड़ने के लिए आता है। तो मिसचिफ को सप्रेस करो, रेमेडी को एडवांस करो, एडवांसिंग द रेमेडी के लिए ये लॉ आता है। यार जब तक सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट नहीं था तो क्या लॉ था? कोई लॉ नहीं था क्या? उससे क्या मिसचिफ हो रही थी? पीपल वर मिसट्रीटेड इन ऑफिसेस। ये एक्ट कैसे उसको रिजॉल्व किया? अरे इस एक्ट ने कहा बहुत ज्यादा भयंकर पेनल्टीज होगी, तो इसने उस मिसचिफ को रिजॉल्व करने की कोशिश की। क्यों? व्हाट वर द ट्रू रीजंस फॉर द रेमेडी? ये 4 चीजें आपको याद करके चलनी होगी। अगला रूल है बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन का, जो कहता है, ये रूल नहीं है, ये ज्यादातर करके एक मेथड है। ये लॉ को काफी लिबरली इंटरप्रेट करता है ताकि हम मेन इंटेंशन ऑफ द लॉ पे ध्यान दें। परमिट्स एक्सटेंडेड मीनिंग टू वर्ड्स इन एनैक्टमेंट्स फॉर अंडर प्रिविलेज्ड क्लास। ये जो बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन आया ना, ये किसके लिए आया है? से फॉर एग्जाम्पल पुअर पीपल, से फॉर एग्जाम्पल आपके दलित्स, ओबीसी, इनके लिए आया है कि अगर कोई अंडर प्रिविलेज्ड क्लास है तो उनके लिए हम थोड़ा और बेनिफिट उनको एक्सटेंड कर सके, तो कोर्ट को उतनी पावर है कि वो रूल्स को इंटरप्रेट अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगला है एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। ये भैया, ये रूल का नाम है उल्टा पुल्टा रूल। इसमें ऐसा होता है कि एंड जो कि कंजंक्टिव वर्ड है उसको हम और पढ़ लेते हैं, और जो कि डिसजंक्टिव वर्ड है उसको हम एंड पढ़ लेते हैं। उल्टा पुल्टा बिल्कुल स्विप वो वाला रूल यहाँ पे लग जाता है। अगर इंटेंशन क्लियर है तो प्लीज ये मत करिएगा, अगर इंटेंशन क्लियर नहीं है तो हम ये उल्टा पुल्टा कर देते हैं। इंटेंशन के लिए हम ये करते हैं। कितनी बार एंड लिखा होता है बट द इंटेंशन इज दोनों में से एक किया तो भी चलेगा, तो और लगा देने का। कितनी बार और लिखा होता है बट रूल ऐसा है कि भाई नहीं नहीं, दोनों में से दोनों कंडीशंस पूरी होनी जरूरी है, तो उस केस में आप एंड को और को एंड पढ़ सकते हैं। जैसे कि अपने जब इलेक्ट्रॉनिक नोटिस या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात करते हैं तो वो जो सेक्शन होता है 108, वो कहता है कि किसको लगेगा? लिस्टेड कंपनीज एंड कंपनीज जिनमें 1000 से ज्यादा मेंबर्स है। अब भले वहां एंड यूज किया है बट द इंटेंशन इज और। अगर आप लिस्टेड हो तो भी आपको वो रूल लग जाएगा, अगर आप में 1000 से ज्यादा मेंबर्स है तो भी वो रूल लग जाएगा। तो भाई एंड और उस केस में हम लोग कितनी बार इनको सिनोनिमसली यूज कर लेते हैं? कॉन्टेक्स्ट देखने का, पढ़ के समझने का कि लॉ मेकर को एंड लगाने का इच्छा था या और लगाने का इच्छा था। तो एंड और को एक दूसरे में उल्टा पुल्टा पढ़ा जा सकता है। सेम वे मे, मस्ट और शैल में भाई साहब बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि मे इज डायरेक्टरी, वो आपको चॉइस दे रहा है, पर शैल ना मैंडेटरी जैसा साउंड करता है, उसमें आपकी खुद की जजमेंट नहीं आप लगा सकते। यहाँ पे आपको डिस्क्रिशन, चॉइस, जजमेंट नहीं मिल रही है, ये ड्यूटी या कमांड है, ये पूरा करना ही पड़ेगा। तो कितनी बार ना जो लॉ मेकर्स होते हैं दे जस्ट वांट टू साउंड वेरी पोलाइट, तो वो लोग कैसा लिख देते हैं किसी सेक्शन में, एनसीएलटी में डिस्पोज दिस केस विद इन 6 months। अब वो प्यार से मैं तो कह रहे हैं पर उनकी इच्छा अच्छे से शैल की है, उनका एकदम मन है कि हम शैल ही बोले। तो इंटेंशन देखिएगा, पहले तो नेचुरल और ऑर्डिनरी सेंस में, पहले तो शैल को शैल पढ़ना है और मे को मे पढ़ना है, पर शैल को शैल पढ़ने से बहुत ही बेकार आंसर निकल के आ रहा है, बहुत ही अनरीजनेबल रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो हम लोग मे को शैल पढ़ेंगे और शैल को मे पढ़ेंगे। ये ना अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे और किस पर्पज से लॉ आया था, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम ऐसा उल्टा पुल्टा रूल लगाएंगे। एक बहुत मस्त रूल है, रूल ऑफ एडजस्ट देम जेनरस। सेम काइंड या सेम स्पीशीज पर ये लग रहा है। अगर एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ वर्ड्स यूज कर रखी है, स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ वर्ड्स मतलब भैया मैंने बोला चीज केक, मैंने बोला पेस्ट्री, मैंने बोला आपके टार्ट, मैंने ऐसे एग्जाम्पल के बाद एक्सेट्रा लगाया, कहने का मतलब है आई हैव इंक्लूडेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेजर्ट्स, तो ये एक कैटेगरी हुई। ये कैटेगरी एग्जॉस्ट तो नहीं हुई है, इसमें अलग अलग प्रकार की आइसक्रीम्स भी आ सकती है। तो अगर इसके बाद जनरल वर्ड्स यानी एक्सेट्रा लिखा है तो इट विल इंक्लूड आइसक्रीम, बट विल इट इंक्लूड दाल मखनी? नो इट विल नॉट।
क्योंकि लॉ का एकदम यही इंटेंशन है कि हम लोग इसको एक कैटेगरी पर ही लगाएं। देखो किस केस में एजस्टम जेनरिस नहीं लगेगा, जब जनरल वर्ड्स यूज किए हैं और उसके बाद भी जनरल वर्ड्स यूज किए हैं, स्पेसिफिक कुछ करने की कोशिश नहीं हुई है। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो डाइवर्स इन कैरेक्टर, मतलब हर वर्ड का अलग कैटेगरी है। अगर मैंने 3 ऐसे खाने की चीजों का नाम लिया होता जिनका अलग अलग डिपार्टमेंट है, एक स्टार्टर हो जाता, एक मेन कोर्स हो जाता, एक डेजर्ट होता, तो वो तो कोई कैटेगरी को बिलोंग ही नहीं कर रहे ना। या फिर मैंने एक कैटेगरी में जितने पॉइंट्स आ सकते थे सारे लिख दिए, तो उसके बाद एक्सेट्रा का स्कोप ही नहीं है। तो इफ द होल जेनस इज एग्जॉस्टेड, या फिर लॉ का इंटेंशन ऐसा है जो कि क्लियर है, जो कहता है कि भाई किसी भी हालत में मेरे को, इफ स्पेसिफिक इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर इज क्लियर कि मेरे को यहाँ पे एजस्टम जेनरिस नहीं लगाना है, तो वहां नहीं लगेगा। ये एक्सेप्शन हो गए। कब लगता है, कब नहीं लगता है। प्राइमरी रूल्स यहाँ पे फिनिश हो गए। अब आते हैं हम सेकेंडरी रूल्स पर। सेकेंडरी रूल्स में नाम बड़े अजीब से होते हैं, ऐसा लगता है हैरी पॉटर की सीरीज देख रहे हैं। नौसितूरे सॉसेस, ये नौसितूरे सॉसेस का मतलब क्या होता है कि 2 शब्दों का मीनिंग आपस में सिमिलर होगा, एनालोगस होगा। कि भैया अगर प्लांट को ट्रीज के साथ यूज किया है तो प्लांट एंड ट्रीज यानी पौधा, अगर प्लांट को मशीनरी के साथ यूज किया है मतलब हम लोग यहाँ पे इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं। कॉग्नेट सेंस में वर्ड्स टेक कलर फ्रॉम ईच अदर। जब अपने फ्रेश जूस देखते हैं और प्रोसेस्ड फ्रूट जूस देखते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। तो अगर किसी रूल के अंदर में प्रोसेस्ड फ्रूट जूस लिखा है तो उसमें फ्रेश जूस नहीं आएगा, क्योंकि वो सिमिलर सेंस में नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका अगला सेकेंडरी रूल विच इज कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिटियो, जिसका पूरा नाम है एस्ट ऑप्टिमा एट फॉर्टिसिनिया इन लेगे। भाई इसका तो ऊपर वाला याद हो जाए वो भी बड़ी बात है, और याद करना ही क्यों है, याद तो करना ही नहीं है, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिटियो क्वेश्चन में दिया होगा और आपको उसका मीनिंग बताना पड़ेगा। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि लॉ को वैसे समझना चाहिए जैसे जब उसे पास किया था तब लोगों ने उसको यूज किया था। कंटेम्पररी अथॉरिटी इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन लॉ, जैसा लोगों ने उसको तब सोचा था वैसा ही उसको यूज किया। द मैक्सिम इज ऑप्टिमा लेगम इंटरप्रेस एस्ट कॉन्सुएंटुडे। कस्टम सबसे बेस्ट इंटरप्रेट होता है लॉ का। अगर किसी ने लॉ का कोई स्टेटमेंट पढ़ा, फिर अथॉरिटी ने भी बोला हाँ इसको इस तरीके से यूज करो, पहले 10 लोगों ने यूज किया, फिर 50 लोगों ने, फिर 100 लोगों ने, अब तो केस लॉज भी उस बेसिस पर डिसाइड होने लग गए। तो मतलब जैसा लोगों ने उसको यूज करना शुरू किया वही उसका मीनिंग बन जाता है। गाइज ये सिर्फ पुराने स्टैट्यूट्स पर लगेगा ना, क्योंकि मॉडर्न एक्ट को लोगों ने अब तक तो इतना यूज किया ही नहीं होगा जिससे हम कोई मेन रूल बना सके। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर पर, एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। 2 एड्स हो सकते हैं इंटरप्रिटेशन के, एक अंदरूनी एड्स और एक बाहर वाले एड्स। पहले मैं आपको इंटरनल एड्स यानी एक्चुअली एक एक्ट में ले जाकर बताती हूं कि उसका कौन सा हिस्सा काम आएगा कौन सा नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम ध्यान से सुनेंगे। देखो 2 टाइटल होते हैं, एक लॉन्ग टाइटल होता है, एक शॉर्ट टाइटल होता है। शॉर्ट टाइटल कुछ काम नहीं आता, वो सिर्फ कन्वीनियंट बना देता है चीजों को। जैसे हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को सोगा कहते हैं। अब जिसने लॉ कभी पढ़ा नहीं होगा ना, वो जिंदगी में सोगा सुन के समझ ही नहीं पाएगा कि सोगा का मतलब क्या होता है। जबकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट लॉन्ग टाइटल सुनेगा तो उसे लगेगा अच्छा सामान बेचने पे लग रहा है ये, मतलब उस केस में एटलीस्ट एक्ट को डिस्क्राइब तो किया उसने। तो हम एटलीस्ट ऑब्जेक्ट, स्कोप और पर्पस समझने के लिए उसको एड मान सकते हैं। पर याद रखिएगा इट कैन नॉट ओवरराइड द मीनिंग ऑफ एनैक्टमेंट। कभी भी वो लॉ के मीनिंग के ऊपर नहीं आ सकता। मीनिंग एक्ट हमेशा ऊपर रहेगा, लॉन्ग टाइटल उससे हमेशा नीचे रहेगा। अब टाइटल, लॉन्ग टाइटल से ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव प्रीएम्बल होता है। व्हाट इज दिस प्रीएम्बल? प्रीएम्बल इज द फर्स्ट पेज ऑफ एनी एक्ट, जो बताता है कि एक्ट का स्कोप, ऑब्जेक्टिव और पर्पस क्या है। स्कोप, ऑब्जेक्टिव और पर्पस एक्ट का क्या है, ये रीजन बताता है कि एक्ट क्यों आया था
वो क्या रेमेडी लाने की कोशिश कर रहा है, ये इसलिए एड टू इंटरप्रिटेशन बनता है भैया। वी कैन यूज इट, कोर्ट कैन यूज इट, लेकिन अगेन हमेशा सेक्शन ऊपर आएगा। तो कहने का मतलब हमने ये देख लिया कि सेक्शन ऊपर आता है, फिर प्रीएम्बल आता है, फिर लॉन्ग टाइटल आता है। सेक्शन, प्रीएम्बल एंड देन लॉन्ग टाइटल। कभी भी वर्ड का एक से ज्यादा मीनिंग निकले ना तो प्रीएम्बल पढ़कर ऑब्जेक्टिव या इंटेंशन पढ़ने चले जाना, तो ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं हेडिंग एंड टाइटल ऑफ ए चैप्टर। हेडिंग एंड टाइटल ऑफ अ चैप्टर मतलब सारे के सारे सेक्शंस जब एक जगह पे क्लब्ड होते हैं। When a lot of sections are clubbed together related to one topic, जैसे अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के सारे सेक्शंस अकाउंट्स ऑफ कंपनीज हेडिंग के अंदर है। डिपॉजिट के रिलेशन प्रोविजंस में एक डिपॉजिट चैप्टर है, चार्जेस एक चैप्टर है जिसमें चार्ज के रिलेटेड सारे सेक्शंस डाल दिए, मैनेजमेंट और मीटिंग्स के रिलेटेड मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में सारे प्रोविजंस डाल दिए। तो भैया हेडिंग से थोड़ा समझ में तो आता ही है ना। एटलीस्ट अगर मैं किसी सेक्शन के इंटरप्रिटेशन में बहुत डाउट फील कर रही हूँ तो मैं हेडिंग में जाकर के देख सकती हूँ कि अच्छा ये चैप्टर का ये सेक्शन इसको लगेगा कि नहीं लगेगा। सेक्शन की औकात यानी उसका स्कोप समझने के भी काम आएगा, लेकिन अगेन ये सेक्शन के ऊपर नहीं हो सकता। तो वन मोर थिंग जो लाइन में नीचे जुड़ गई है इज हेडिंग। सेक्शन इन सबसे सुप्रीम है, सेक्शन के नीचे ही है ये सब कुछ। अब आ जाते हैं एक ऐसी चीज पर जो एड नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर दिस कि मार्जिनल नोट्स जो कि किसी सेक्शन के कोने में दे रखा है वो एड्स टू इंटरप्रिटेशन नहीं है, वो सेक्शन की समरी है। और वो एड्स क्यों नहीं है पता है? क्योंकि वो एक्ट के बाद इंसर्ट किया जाता है सिर्फ चीजों को क्लियर करने के लिए। तो इसके पास तो लीगैलिटी ही नहीं है, तो मार्जिनल नोट्स बिल्कुल अलाउड नहीं होते। आप ऐसा मान के चलो, दे आर नॉट इंटरप्रेटर्स इन लॉ। कोर्ट शुड नॉट यूज देम। Court can use them only in very exceptional case. अगला इंपॉर्टेंट क्लॉज आता है डेफिनेशनल क्लॉज। डेफिनेशनल वर्ड्स क्या होते हैं कि भाई एक्ट ने अपने अंदर सेक्शन 2 में खुद की ही डेफिनेशंस और मीनिंग्स दे रखी होती है, तो क्यों तुम डिक्शनरी मीनिंग में जाओगे ना। तो कितने टाइप की डेफिनेशंस होती है और वो क्या काम आती है? देखो, एक तो डेफिनेशन दे देने से एक्ट का जो लेंथ है वो छोटा हो जाएगा। दूसरा, आप एक्ट को प्रॉपरली इंटरप्रेट कर पाओगे क्योंकि आपको उस वर्ड का मीनिंग पता होगा। जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी वर्ड डिफाइंड है, तो दुनिया की हर कंपनी को तो कंपनीज एक्ट लगता नहीं है, तो स्कोप अच्छे से समझ आता है एक्ट का और उसकी लैंग्वेज छोटी हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आपको टाइप्स ऑफ डेफिनेशन समझाऊं। एक डेफिनेशन बेटा होती है रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन। कोर्ट कभी उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। इसमें या तो सिर्फ मीन्स आ जाता है या फिर आ जाता है मीन्स एंड इंक्लूड्स। जैसे शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। आप खत्म हो गई है वो डेफिनेशन, उसमें और कुछ जोड़ नहीं सकते आप। इट इज ए रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन। ऑन द अदर हैंड एक एक्सटेंसिव डेफिनेशन वो होती है जिसमें सिर्फ इंक्लूड्स आता है, इसमें मीनिंग तो बताया ही नहीं, तो इसमें और भी चीजें आ सकती है। इसमें टू अप्लाई एंड टू इंक्लूड मतलब खुला छोड़ दिया है, डेफिनेशन को ओपन कर दिया है। इसमें एनी वर्ड यूज कर लिया या इज डीम टू इंक्लूड वर्ड यूज कर लिया, तो वो डेफिनेशन बहुत चौड़ी है और कोर्ट उसमें और चीजों को भी ऐड कर सकता है। एम्बिगुअस डेफिनेशन वो होती है जो अनक्लियर है। कॉन्ट्ररी कॉन्टेक्स्ट वाली डेफिनेशन में दो दो चीजें आ सकती है। आपको ना एक्ट, लैंग्वेज ऑफ प्रोविजन और ऑब्जेक्टिव पढ़कर एक्चुअल मीनिंग कौन सा लेना है वो डिसाइड करना चाहिए। अगले आते इलस्ट्रेशंस। भाई साहब, दीज इलस्ट्रेशंस आर नथिंग बट एग्जाम्पल्स। ये सेक्शन का पार्ट नहीं होते पर लॉ का पार्ट होते हैं। इसके लिए यस दे आर एन एड बट दे कैन नॉट मॉडिफाई द लैंग्वेज ऑफ द सेक्शन। वन मोर थिंग एडेड टू द लिस्ट जो सेक्शन के नीचे आता है, इलस्ट्रेशन। सेक्शन इन सब से ऊपर है, सेक्शन को कोई ओवरराइड नहीं कर सकता। इलस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो वो सेक्शन की औकात को ना बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एग्जांपल लूं, एवरी सेक्शन हैज इट्स ओन इलस्ट्रेशन। तो सपोज सेक्शन में कुछ और लिखा है और इलस्ट्रेशन में कुछ और लिखा है, तो आप सेक्शन को ही फोकस करोगे, इलस्ट्रेशन को फाड़ के फेंक देना। इलस्ट्रेशन ना सिर्फ हेल्प करने के लिए होता है, सिर्फ समझाने के लिए होता है। इट कैन नेवर इंक्रीज द स्कोप ऑफ अ सेक्शन।
नेक्स्ट आता है आपका प्रोवाइजो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोवाइजो कैसे लिखते हैं? प्रोवाइडेड दैट दिस, प्रोवाइडेड दैट दिस, मतलब ये दैट के बाद शुरू होता है। प्रोवाइडेड दैट करके आगे इसकी कंडीशंस लिखी होती है। नॉर्मली दे आर यूज टू एक्सेप्ट और क्वालिफाई कुछ सेक्शन के प्रोविजन से निकालने के लिए, पर हमेशा सिर्फ निकालने के लिए नहीं होता, कभी कभी इंक्लूड करने के लिए भी होता है। ये नॉर्मली तो सेक्शन के अंदर ही लिखा होता है। आपको मैं बताना चाहती हूं कि सेक्शन में प्रोवाइजो, एक्सेप्शन और सेविंग क्लॉज अलग अलग होते हैं। एक्सेप्शन पक्का किसी को निकालना ही चाहता है। प्रोवाइजो इंक्लूड एक्सक्लूड दोनों कर सकता है, और प्रोवाइडेड दैट कभी कभी ना एक्सप्लेन भी कर रहा होता है चीजों को, तो एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, कंडीशन भी बता सकते हैं, इंक्लूड भी कर सकते हैं। सेविंग क्लॉज क्या होता है? सेविंग क्लॉज जब पूरा का पूरा लॉ खत्म हो रहा होता है ना, कोई सेक्शन उड़ रहा होता है ना, तो उसमें कभी कभी हम ऐसा बोल देते हैं सेविंग पॉइंट 4, मतलब 4th पॉइंट जिंदा रहेगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। तो सेविंग क्लॉज किसी चीज को डिस्ट्रॉय होने से रोकता है, प्रिजर्व करता है। बाकी सब खत्म कर दो, सेव एज दिस, ये वाली चीज को छोड़कर बाकी सब हटा दो, पर ये वाली चीज तो लगेगी, वो सेविंग क्लॉज होता है। अब आ जाता है आपका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मतलब मीनिंग ऑफ सर्टेन वर्ड्स, ये तो क्लियर करता है आपको कुछ चीज को इंक्लूड एक्सक्लूड करने के लिए। इसको पूरा एक साथ पढ़ना होता है। अगेन ये सेक्शन को नहीं ओवरराइड कर सकता। सेक्शन को ओवरराइड न करने वालों की लिस्ट में एक और जुड़ गया है, एक्सप्लेनेशन। कोई भी चीज सेक्शन के ऊपर हो ही नहीं सकती है। एक्सप्लेनेशन के और क्या यूजेस है वो दे रखे हैं। अब आ जाती है टेबल्स। जैसे कंपनीज एक्ट के पीछे 7 टेबल जुड़ी हुई है, तो वो 7 स्केड्यूल्स क्या काम आते हैं? देखो, वो पार्ट ऑफ द एक्ट है, उसे पूरा एक साथ पढ़ना चाहिए, लेकिन वो भी इनएक्टमेंट से ऊपर नहीं है। यू कैन गो एंड ऐड स्केड्यूल्स ऑल्सो। और फाइनली पूरे लॉ को एक साथ पढ़ना, तो आपके इंटरनल एड्स खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके एक्सटर्नल एड्स। एक्सटर्नल एड्स मतलब बाहर की चीजें। अब बाहर की चीजों में सबसे पहले लॉ जब बन रहा था ना, तो जाके पढ़ो हिस्टोरिकल सेटिंग, यानी उसके फैक्ट। यू कैन ऑल्सो रीड द पार्लियामेंट्री हिस्ट्री अबाउट इट, मूवर की स्पीच, ड्राफ्टिंग कमिटी के नोट्स। ये सब पढ़ने से ना इंटेंशन बहुत ज्यादा क्लियर होता है। तो जज जो है अगर अटक जाए किसी लॉ को लेकर, तो वो उसकी पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, सेटिंग, स्पीच, वीडियोस देखकर डिसाइड कर सकता है कि क्यों आया था ये लॉ। कंटेम्पररी या ऑथेंटिक वर्ड्स एंड राइटिंग्स, जो ऑथेंटिक ओरिजिनल वर्ड्स या राइटिंग्स को पढ़कर आपको ज्यादा समझ आएगा। एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू दिस इनएक्टमेंट, क्यों आया था ये लॉ, ये भी आप पता कर सकते हो इसके अंदर। अब कभी कभी क्या होता है, एक नया लॉ आता है जो पुराने लॉ को कंसोलिडेट कर रहा है, तो कोर्ट ना ऐसा प्रिज्यूम कर सकते हैं कि नया लॉ पुराने लॉ को ऑल्टर करने नहीं आया है, वो उसके साथ मिलकर पढ़ने को आया है, कंसोलिडेट होकर पढ़ने को आया है। यूसेज वाला पॉइंट एग्जैक्टली जो अपन पहले पढ़ चुके हैं वही है, कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिटियो, कि लोग ने जैसे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में चीजों को यूज करा है उस सेक्शन में, उसको वैसे ही अपन मान लेंगे। अर्लियर एंड लेटर एक्ट, कभी कभी क्या होता है, एक एक्ट आता है और उसके सिमिलर कोई दूसरा एक्ट आता है जिसको एनालॉगस एक्ट कहते हैं, जैसे स्क्रा एंड सेबी। ये डिफरेंट स्टैट्यूट से अलग अलग टाइम पे पास हुए, बट दे आर पारी मटीरिया, इवन इफ दे आर मेड एट डिफरेंट टाइम, ये एक दूसरे के साथ पढ़ने के लिए ही बनाए गए हैं, तो इन्हें हमेशा एक सिस्टम की तरह माना जाता है। फॉर सिक्योरिटीज वी रेफर टू बोथ एक्ट्स ऑलवेज। ऐसा माना जाता है जैसे ये दोनों मिला के एक खुद बड़ा एक्ट है और उसके ही दोनों सब पार्ट्स है। अगर डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो लेटर एक्ट को ज्यादा वेटेज मिलती है, जैसे सेबी बाद में आया था, तो सेबी ऑलवेज हैज मोर प्रायोरिटी ओवर स्क्रा, क्योंकि वो बाद में आया था। अब एक और बाहर की चीज जो हम यूज कर सकते हैं, इस डिक्शनरी खोलकर मीनिंग देखना। कोई वर्ड का मीनिंग लॉ में नहीं दे रखा है तो ही हम डिक्शनरी खोलेंगे, उसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। जो जुडिशियल डिसीजंस है ना, वो ज्यादा बेटर होते हैं डिक्शनरी से। जुडिशियल
आप देखना कितनी बार ये लोग भी वर्ड को एक्सप्लेन करते हुए कोई जज का नाम लिखते हैं और बताते हैं कि इस जज ने अपने इस केस लॉ के अंदर में इस वर्ड को डिफाइन किया है। तो वो जुडिशियल डिसीजंस का जो डेफिनेशन होता है वो डिक्शनरी से भी ज्यादा वेट रखता है। लास्ट, फॉरेन डिसीजंस। क्या मैं फॉरेन डिसीजंस को यूज कर सकती हूँ? भाई हमारा तो पूरा कंपनीज एक्ट भरा रहता है फॉरेन डिसीजन से। वी हैव यूज्ड सेलोमॉन टू क्रिएट कॉर्पोरेट वेल थियोरी, वी हैव यूज्ड एशबरी रेलवे टू क्रिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्ट्रा वायर्स। तो ऑफकोर्स अगर कोई कंट्री है जिसका हमारा सेम जूरिस्प्रूडेंस है, जहां सिमिलर लॉज है, जैसे कि ब्रिटेन के लॉज से हमारे लॉज इंस्पायर्ड है, तो वी आर क्वाइट ऑन द सिमिलर पेज विथ रिस्पेक्ट टू दैट, तो आप यूज कर सकते हो। बट अगर इंडियन डिसीजन है बगल में छोरा तो क्यों गांव में डिंडोरा, क्यों फॉरेन डिसीजन लेने जाओगे, लोकली ले लो ना। और प्राइम इंपॉर्टेंस आपको देनी है टू द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट, मतलब ये सब बाद में। अगर प्राइम लैंग्वेज से चीजें क्लियर नहीं होती है, या फिर अपोनेंट या डिफेंस वाला जो रहता है या प्लेंटिफ अगर डिसीजन या जजमेंट को यूज करने की कोशिश करते हैं कोर्ट में लाकर, तो ही जज जो है वो फॉरेन डिसीजंस पे ध्यान देता है, वरना वो नहीं देता है। सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर भी ओवर हो गया। अब लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर जो बात करता है कि क्यों हर बार लॉ को ही समझना है। समटाइम्स वी इंटरप्रेट द डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो अगर दो लोगों ने पार्टनरशिप डीड साइन करी है या सेल डीड साइन करी है, तो आपको उनके ही एंगल से समझना है। एक रीजनेबल और एक इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी कैसे उस वर्ड को समझता, अपने वैसे उस डीड या उस वर्ड को समझेंगे। नेक्स्ट, पूरे डीड को एक साथ पढ़ना है। गोल्डन रूल है, प्लीज वर्ड्स पे मत जाओ, भावनाओं पे जाओ। इंटेंशन ऑफ द पार्टीज इज सुप्रीम। तो पार्टीज की इंटेंशन को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग उसको वर्ड्स को ऑर्डिनरी नेचुरल प्लेन मीनिंग देंगे। किस हालात में वो डीड साइन हुई है? Am I audible? ओके, किस हालात में, किस सर्कमस्टांस में ये डीड जो है वो साइन हुई है वो देखना है। स्टेटस और ट्रेनिंग ऑफ द पार्टीज भी देखना। देखो छोटे छोटे बच्चे कोई वर्ड यूज करेंगे ना तो उनको उसका बहुत लिटरल मीनिंग नहीं पता होगा। छोटे छोटे बच्चे या थोड़े कम पढ़े लिखे लोग जब किसी वर्ड को यूज करते हैं तो वो उसका जनरल मीनिंग पसंद करते हैं। बट जब दो लॉयर्स ने मिलकर के कोई कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट किया है आपस में, भाई साहब वो ज्ञाता है लॉ के, तो वो लोग कोई वर्ड यूज कर रहे हैं ना तो वो लोग उसको उसी सेंस में यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई उनकी जो वर्ड को लेकर कॉम्प्लेसेंसी है वो देखते हुए आपको डिसाइड करना होगा उस वर्ड का क्या मीनिंग है। एक डीड में दूसरे डीड का रेफरेंस नहीं यूज करना चाहिए। सेम वर्ड के दो मीनिंग नहीं हो सकते डीड में। और अगर आपको ऐसा दो जगह, दो क्लॉज में या दो पार्ट में कोई आपस में प्रॉब्लम दिखता है, हार्मोनियसली आप उसे लगाने की कोशिश करें, हार्मोनियस पॉसिबल नहीं है, तो पहली बार बताऊंगी कि अर्लियर वाला जीतेगा। हर बार हम लोग बाद वाले को इंपॉर्टेंस देते हैं, पर फिर हम ये सोचेंगे कि जो लॉ बना रहे थे, जो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट को, डीड को ड्राफ्ट कर रहे थे, उन लोगों ने पहले जिस इंटेंशन से इस डीड को बनाना शुरू किया था वही उनका ओरिजिनल इंटेंशन था। इसलिए प्रीवियस वाला जो लॉ होगा, अर्लियर वाला जो लॉ होगा वो प्रिवेल होगा लेटर ऑन वाले लॉ से। इसके साथ हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स यहाँ पे होता है खत्म। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लाइव जहां पर हम डिस्कस करेंगे जनरल क्लॉजेस एक्ट। ऑल द बेस्ट, होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही हो। अगर आपको समझ आ गया है तो डू ड्रॉप अ कमेंट बिलो सो दैट कोई भी और जिसके काम आ सके ये वीडियो, उसे पता चले कि क्लियरली सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन आपके हो गए हैं। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।